नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम के साथ आए हैं। देखिए ये ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इसके लिख लिए हैं। एक एक मैंने डेफिनेशन लिख ली है और साथ में मैंने इसको बिल्कुल ट्रिक्स ट्रिक्स क्या, जैसे छोटा बच्चा पोएम याद करता है ना, वैसे ही मैंने इसकी बिल्कुल पोएम की फॉर्म में इसको लिख लिया है। ठीक है, तो अधिगम का यहाँ पर हम कंसेप्ट समझेंगे। बार बार जो क्वेश्चंस में आपकी परिभाषा रखी है वो हम याद करेंगे पोएम के थ्रू। साथ में जो जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिस बातों पर आपको ध्यान देना है वो नोट में मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला तो हमारा टॉपिक है अधिगम। नाम, पहले नाम पे ही चलेंगे, जो चीज मैंने लिख दी अधिगम। अधिगम तो थोड़ा ऐसा हो गया ना साइकोलॉजी का शब्द, इसको बिल्कुल इजी तरीके में देखते हैं। अधिगम होता क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। कोई भी चीज जो हम सीखते हैं, चाहे कैसी भी चीज जो हम सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिगम। तो अधिगम का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से लर्न करना, कोई चीज है ना, लर्न करना या फिर सीखना, यही तो मतलब हुआ ना इसका, बिल्कुल आसान सी भाषा में। ठीक है, अब हम आसान भाषा से इसको लेके चलते हैं किसमें? साइकोलॉजी की भाषा में। देखिए एक बात बताइए, उदाहरण के थ्रू समझाऊंगी आपको इसकी परिभाषा। एक बच्चा है, उसने क्या किया, जलती हुई लो को हाथ लगा लिया एक बार। ठीक है, आगे कोई लो जल रही थी, आगे कोई जलती हुई चीज थी, छोटे बच्चे ने जाकर उसको हाथ लगा दिया, एकदम से पकड़ने की कोशिश की, बच्चे का जल गया हाथ। अब बच्चे को ये एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया है कि अगर मैं जलती हुई चीज को हाथ लगाऊंगा, इस जलती हुई लो को हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो अगली बार से वो ट्राई नहीं करेगा ना उसको पकड़ने की। तो यहीं से आपकी बन गई है डेफिनेशन। जो उस बच्चे ने वहां से अनुभव प्राप्त किया जलती हुई लो से, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया ना। क्या परिवर्तन आया कि आगे से वो उस जलती हुई लो को नहीं पकड़ेगा। तो बन गई यही हमारी परिभाषा। अधिगम क्या होता है? अनुभव। अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। आइए बात समझिए। अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन गई हमारी। ठीक है, ये तो हमने बनाई सिंपल सी, आगे हम इसकी थोड़ी डिफिकल्ट भी देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो मेनली अगर आपका पेपर में आ जाए अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होना क्या बोला जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा अधिगम बोला जाता है। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं आगे जो अधिगम से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, जो आपके पेपर में आ रखी है, उनको करते हैं पोएम के थ्रू। चलिए पोएम करते हैं। देखिए एक किंग था, वो क्या था? सक्की किंग था। ठीक है, तो देखिए सक्की किंग ने हील पर गार्डन बनवाया। ठीक है, गार्डन में वुड का गेट लगवाया, गेट के ऊपर कौवा आया, गला फाड़ कर गाना गाया। हो गई आपकी ट्रिक्स। आपको जो मेन जो डेफिनेशन याद करनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, फिर से देखते हैं। सक्की किंग ने हील पर गार्डन बनवाया, गार्डन में वुड का गेट लगवाया, गेट के ऊपर कौवा आया, गला फाड़ कर गाना गाया। हो गई आपकी ट्रिक्स। देखिए मैंने बोला सक्की, सक्की से अपना स्किनर। ठीक है, सक्की से आपका बन गया स्किनर, किंग से आपका बन गया किंग्सले, किंग से किंग्सले। हील, हील, हिल से बना आपका हील गार्ड, हिल से क्या बना आपका? हील गार्ड। गार्डन से आपका बन गया गार्डनर। ठीक है, चार यहां पर हो गए। आगे देखते हैं। गार्डन यानी कि गार्डनर में वुड, वुड का मतलब वुडवर्थ, गेट का मतलब गेट्स। आगे फिर से गेट के ऊपर कौवा आया, गेट का मतलब गेट्स। कौवा का मतलब, कौवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो एंड क्रो बोलते हैं ना, तो क्रो एंड क्रो। गला फाड़कर, गला गिल, फाड़कर फोड़, गिल फोड़। ठीक है, गला फाड़कर गाना गाया कि गिल फोड़। ये होगी आपकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो बार बार रिपीट होती हैं आपके पेपर्स में। देख लेते हैं। ठीक है, बड़े इजी तरीके से याद हो जाएंगी। देखिए मैंने पहला बोला यहाँ पर सकी यानी कि स्किनर, सकीनर। ठीक है, अब एक बात तो, राजा था वो सक्की था, जो किंग था वो क्या था? सक्की था। तो अगर एक बात तो, कोई सक्की होगा तो बार बार क्या करेगा? सब पर डाउट करेगा, लगातार सबके ऊपर डाउट रखेगा, है ना, कि ये भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, ये भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो सक्की, सक्की से यहाँ पे आपको याद करना है उत्तरोत्तर सामंजस्य, लगातार डाउट। ठीक है,
स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। उत्तरोत्तर बोल दो, लगातार भी लिखा हुआ आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर मोस्टली वर्ड प्रगतिशील भी लिखा हुआ आता है कई बार ना, उत्तरोत्तर की जगह प्रगतिशील सामंजस्य भी लिखा हुआ आता है। आए है। तो जो शक्य राजा था वो लगातार क्या रखता था, डाउट रखता था, लगातार सामंजस्य में रहता था। ठीक है, तो होगी डेफिनेशन याद। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन बना लेते हैं। स्किनर जी ने क्या कहा था, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य को अधिगम कहते हैं। बन गई हमारी डेफिनेशन। जो मेन जो आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं ना, जो आपको शब्द पकड़ने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कोई शक्ति होगा तो डाउटफुल होगा, लगातार डाउटफुल होगा। नेक्स्ट, किंग्सले। अब कोई राजा है, किंग है, वो ऐसे ही तो राजा नहीं बन जाएगा। किंग बनने के बाद उसको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी, घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और वो कैसे आएंगी आपको, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी राजा को, है ना। राजा को क्या करना पड़ेगा, या तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तलवारबाजी की, घुड़सवारी की, ठीक है, और फिर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी इन चीजों की, तभी तो वो अच्छा राजा बन पाएगा ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग का मतलब हो गया आपका प्रशिक्षण, है ना। और प्रैक्टिस जो आप लगातार क्या करते हो, अभ्यास करते हो। तो जहां पर आपको वर्ड दिख जाए, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं पढ़ने का, और कहीं से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, ठीक है, उससे जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसको अधिगम बोलते हैं। ये बात किन्होंने कही थी, किंग्सले ने कही थी। ठीक है, आइए बात समझ में। अब आगे चलते हैं। देखिए उसने ना हिल पर, पहाड़ियों पर अपना गार्डन बनवाया था, तो हिल पर गए। हिल है, पहाड़ी एरिया है, तो वहां की जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी ना। आप एक नॉर्मल एरिया में रहते हो, एक पहाड़ी एरिया में रहते हो, तो सिचुएशन आपके आगे बिल्कुल नई होगी, है ना, न्यू सिचुएशन होगी, और आपको उस नई सिचुएशन के ही अकॉर्डिंग अनुकूल होना पड़ेगा, वहां के एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग, वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अनुकूलित होना पड़ेगा। तो हिल आप हिल पर गए हो, वहां की सिचुएशन अलग है, उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, अनुकूलित करना पड़ेगा, अपने आप को उसी के अनुसार ढालना पड़ेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी हिल गार्ड की। ठीक है, अगला गार्डनर। देखो राजा ने गार्डन तो बनवा लिया, अब गार्डन ऐसा ही नहीं है, गार्डन में घास भी होनी चाहिए, अच्छा खासा गेट भी लगा हुआ होना चाहिए, वहां पर बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ ट्रीज वगैरह भी होने चाहिए, है ना, बहुत कुछ होता है ना गार्डन में। तो गार्डनर ने क्या कहा, वातावरण संबंधी आवश्यकताओं, वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, जो वातावरण है, जैसा एटमॉस्फेयर है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। तो गार्डन है, गार्डन में आपको उसी के अकॉर्डिंग, गार्डन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर ट्री लगाने हैं, वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है, पशु अंदर ना जाए, गेट भी लगवाना है गार्डन के बाहर। ठीक है, पक्षियों के लिए अलग से घोंसले वगैरह बनवाने हैं, तो वो सब चीज करनी है। तो गार्डन में उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहां की जरूरतें पूरी करनी है। ठीक है, वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। आगे ये कीवर्ड्स, ये पकड़ लेना, वहां पर पूरी डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स पकड़ लेना आप, वहीं से आपको डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। आगे देखिए, अब वुडवर्थ। अब जो राजा ने है ना गार्डन में जो लकड़ी का गेट लगवाया है ना, ठीक है, लकड़ी का गेट लगवाया है, तो लकड़ी क्या थी, नई थी, है ना, लकड़ी क्या थी, नई थी, नई लकड़ी का गेट लगवाया है। तो वुड यानी कि लकड़ी कैसी थी, नई। तो नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया, जहां पर वर्ड आ जाए नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया, वहां पर वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, आपकी वुडवर्थ की हो जाएगी। देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के संयोग को क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के योग को क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। ये हमारी हो गई वुडवर्थ की डेफिनेशन। वुड कैसी है, नई है। ठीक है, ये वर्ड आप पकड़ लेना। आगे देखते हैं गेट। अच्छा, राजा ने जिससे गेट बनवाया है वो कोई ना कोई अनुभवी आदमी रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई कैसा आदमी रहा होगा, अनुभवी, क्योंकि राजा का गेट बनना है अच्छा खासा, है ना,
ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल आदमी का नहीं बनना, राजा का गेट तो किसी एक्सपीरियंस आदमी से ही बनवाएगा ना। तो गेट बनवाएगा राजा कैसे आदमी से, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसने गेट बनाने की ट्रेनिंग ले रखी हो। तो जहां पर वर्ड आ जाए आपका एक्सपीरियंस, अनुभव और ट्रेनिंग, अनुभव और प्रशिक्षण, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन डेफिनेशन यहाँ पर ध्यान दे लेना, ये बहुत बार पूछी जाती है, मेन डेफिनेशन है ये। इसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है ऊपर भी आपको कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। क्लियर है बात, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अनुभव का मैंने बताया भी था कि जो बच्चा है वो जल्दी लोगों को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है, नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करता क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका उस चीज का, है ना। तो वहां से अनुभव और ट्रेनिंग, इन दोनों का जो मिक्सअप होगा, ये वर्ड जहां पर आ जाए समझ लेना गेट्स ने दी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा रिपीट वाली डेफिनेशन है। उसके बाद है क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, देखिए जो कौवा होता है ना उसकी आदतें बिल्कुल अलग होती है, उसकी नॉलेज भी बिल्कुल अलग होती है। आपको पता है ना कौवे की आदतें क्या आती, काव काव ऐसे अलग से उसकी आदतें नहीं होती हैं, उसकी रुचियां भी बिल्कुल अलग होती है, अभिवर्तियां, एटीट्यूड उसका बिल्कुल अलग होता है कौवे का, उसकी नॉलेज बिल्कुल अलग होती है बाकी जानवरों से। ठीक है, उसकी आदत बिल्कुल अलग होती है ना, क्योंकि वो क्या कर देता है, बिल्कुल काम काम करके सिर में दर्द कर देता है, उसकी हैबिट ऐसी होती है। तो जहां पर आपको ये वर्ड मिल जाए ना, आदत ज्ञान अभिवर्तियां, समझ लो वो डेफिनेशन किसने दी है, कौवे ने दी है, क्रो ने दी है। तीन जो हैबिट हैं जो दे रखी है यहाँ पर, याद रखना कौवे की दे रखी है। उसकी आदत कैसी है, काम काम करने की। उसको ज्ञान क्या है, उसको ज्ञान इतना है नहीं कौवे को, सिर्फ उसको दो ही चीज आती है, काम काम करना। ठीक है, अभिवर्तियां। ठीक है, ये तीन शब्द याद कर लेना, वो आपको किसकी आदत बता रखी है यहाँ पर, कौवे की आदत बता रखी है क्रो की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जहां पर आ जाए, आदत ज्ञान और अभिवर्तियों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम बोला जाता है। ये डेफिनेशन किन्होंने दी है, अपनी क्रो एंड क्रो जी ने दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिलफोर्ड जी ने क्या कहा था, देखिए गिलफोर्ड ने कहा कि जो व्यवहार में परिवर्तन है, क्या है, जो व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल गिलफोर्ड ने ना बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में, कुछ इसने बिना बात के झंझट मोल ही नहीं लिया। जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, व्यवहार में परिवर्तन, सबके पीछे व्यवहार में परिवर्तन लगा रही हूँ, वो हमारी बात गिलफोर्ड जी ने कही थी, सीधी सिंपल सी बात कि व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन दे दी, कोई झंझट मोल नहीं लिया। ठीक है, तो ये गिलफोर्ड की डेफिनेशन सबके पीछे लगा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में, व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बोला जाता है। डेफिनेशन किन्होंने दी, अपनी गिलफोर्ड जी ने दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मोस्ट एंड मोस्ट 8 डेफिनेशन आपकी कवर हो चुकी हैं और ये मैंने स्टोरी बता ही दी आपको कि कैसे ये स्टोरी बनी थी। अब यहाँ तक आ गया होगा समझ में। ठीक है, अधिगम के बारे में सिंपल बताई मैंने, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैंने साइकोलॉजिकल डेफिनेशन बताई, फिर मैंने जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग भी अपने अपने विचार प्रकट कर रखे हैं, वो बता दिए कि कौन लर्निंग को कैसे मानता है, कौन लर्निंग को कैसे मानता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ मेन पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आ रखे हैं, ध्यान से देखना इन पॉइंट्स को। देखिए मैंने ऊपर आपको बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, क्या, अनुभवों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, अनुभवों और प्रशिक्षणों। देखो यहाँ पर किन्होंने दी थी, ये रही बताई थी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। ये व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड ने दी थी, सबके पीछे लग रखी है ये। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षणों से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। लेकिन ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर एक वर्ड और लिख दिया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मैंने कहा परिवर्तन तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होंगे, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होंगे। ठीक है, एंडोरिंग चेंजेस बोल दो, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये अलग लगेगा वर्ड, ये मैंने क्या बोल दिया ऐसा। देखिए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे परिवर्तन हमारे अंदर हो जाते हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो बिल्कुल भी स्थायी नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, थका हुआ है, ठीक है, उसने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, तो देखिए उसका स्वभाव ना वहां पर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए चिड़चिड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होते ही वापस से उसका व्यवहार अलग हो जाएगा, है ना।
या फिर अगर उसने कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है, ठीक है, उसने कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसी अल्कोहलिक चीज का सेवन कर रखा है, तो उसका व्यवहार क्या होगा, बिल्कुल एक दिन के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही उसका सेवन का जो असर खत्म होगा नशीले पदार्थ का, वो क्या है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। क्लियर है बात। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, एक दो दिन के लिए हो जाएंगे। आपको थकान हो रखी है, ठीक है, आप 2-4 घंटे के लिए, या अगर आप प्रॉपर एक दिन नींद ले लोगे प्रॉपर वाली, तो आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर ये चेंज आई है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है। ये कैसे परिवर्तन है, जैसे बल्ब ना जलता है, ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए, फिर बंद भी कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इस तरीके के परिवर्तन है ये, ठीक है। तो इन परिवर्तनों को हम क्या है, अधिगम नहीं मानते हैं, इनमें हमने कुछ नहीं सीखा, ये ऑटोमेटिक हो गए, क्योंकि क्या है, हमारे शरीर ने ऐसे चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो हमारे अधिगम में जो परिवर्तन होते हैं ना, अस्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन भी नहीं होते हैं। फिर आप बोलोगे कि स्थायी परिवर्तन होंगे, स्थायी परिवर्तन भी नहीं होते हैं। अब ये स्थायी परिवर्तन क्या हो गया, एक बात तो जो है चिड़िया का जो अंडा होता है, चिड़िया जो अंडा देती है, उसमें से चिड़िया का बच्चा आराम से निकल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, हिरन का बच्चा जब पैदा होता है, थोड़े टाइम के बाद वो छलांगे मारना चलना शुरू कर देता है, ये नेचुरल है, ठीक है। और वो स्थायी भी है, देखो ना, वो स्थायी भी है, वो चलना शुरू कर दिया तो कर दिया उसने, वो उसमें से अंडे में से निकल गया तो निकल गया, वो दोबारा अंडे के अंदर थोड़ी ना जाएगा, स्थायी परिवर्तन है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, इस बात को पॉइंट को नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछ रखा है आपके टेट में, मैच्योरिटी, परिपक्वता, परिपक्वता के अनुसार जो हमारे चेंज होते हैं वो भी हम अधिगम में नहीं मानते हैं। कैसे, अब मान लीजिए जैसे जैसे बच्चा कोई किशोरावस्था में जाता है, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, वो ऐसा तो नहीं है एक बच्चे में आते हैं, वो सब के अंदर ही आते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तन स्थायी ही रह जाते हैं। जैसे हेयर ग्रोथ हो गई, है ना, जो जेंट्स की जो दाढ़ी वगैरह बढ़ती है, और या फिर जो लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, है ना, मैच्योरिटी में जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, किशोर अवस्था में आते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना। वो चेंजेस एक बार होने के बाद ऐसा नहीं कि बाद में गुप्त हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, नहीं, वो आ गए तो आ गए वो चेंजेस, ठीक है। तो जो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, परिपक्वता के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, उनको भी हम अधिगम नहीं मानते हैं। अब हिरण के बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, वो नहीं माना जाएगा कि उसने सीखा है, नहीं, उसने मैच्योरिटी, परिपक्व, जैसे ही वो पैदा हुआ, परिपक्व हुआ, थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद भागना शुरू, परिपक्व हो गया है वो, ठीक है, उस चीज के लिए रेडी हो गया है वो। अब चिड़िया के बच्चे का ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो चिड़िया का बच्चा है वो अंडे में से निकल रहा है, ठीक है, उसने वो अंडे में से निकल गया है, तो बताइए क्या वो अधिगम है, नहीं, वो अधिगम नहीं है, बल्कि परिपक्वता का लक्षण है। इस पॉइंट को ध्यान में दे लेना, ठीक है। तो हम अधिगम में ना तो बिल्कुल स्थायी परिवर्तन, जैसे किशोरावस्था के बाद सब में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और वो फिर ऐसे की ऐसे ही रह जाती हैं, ना तो हम उन स्थायी परिवर्तनों को मानते हैं, ना हम ऐसे जो बीमारी वगैरह में थोड़े टाइम के लिए हुए हैं अस्थायी परिवर्तन उनको मानते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, बीच को मानते हैं, बीच वाले, ना तो वो स्थायी होंगे ना वो परिवर्तन अस्थायी होंगे, उनका एक स्पेशल नाम रख दिया उन परिवर्तनों का, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्या नाम रख दिया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि मोस्टली तो स्थायी ही रहेंगे, लेकिन ऐसे स्थायी भी नहीं जो परिपक्वता से आए हों, ऐसे स्थायी भी नहीं जो परिपक्वता से आए हों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये आई हुई है डेफिनेशन और ये मैंने करवा भी रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो अनुभव और प्रशिक्षणों से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ध्यान देना इस वाली डेफिनेशन पर, यही हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। वो सिंपल वाली भी डेफिनेशन आ जाती है और ये वाली बिल्कुल जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये वाली भी आ जाती है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इस पूरी लाइन का आपको मतलब समझ में आया होगा। अधिगम में आपको अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस किसी चीज का, आप ट्रेनिंग के थ्रू भी उस एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो और आपके अंदर उससे आपके व्यवहार में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत पॉइंट ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन, या इसको इंग्लिश में बोलो तो रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस और एंड्योरिंग चेंजेस भी हम इसको बोल सकते हैं।
मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आई होगी बात समझ में। अब ये मैंने बता ही दिया आपको, इन बातों पर नोट करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए मैच्यूरेशन चेंजेस, यानी कि जो परिपक्वता से जो हमारे अंदर चेंज आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उनको हम अधिगम में नहीं मानते हैं। फैटिक, थकान से जो परिवर्तन आए हैं, उसको भी हम अधिगम में नहीं मानेंगे। बीमारी के परिवर्तन भी नहीं, और नशीले पदार्थ के परिवर्तन भी हमारे अधिगम में नहीं आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। देखिए इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अधिगम के क्या क्या पॉइंट्स है। ये पहला बता दिया मैंने। सेकंड देखिए, अधिगम क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, ध्यान में रख लेना। सामाजिक भी है और आपकी मेंटली प्रक्रिया दोनों है। अधिगम क्या है? सामाजिक भी है प्लस में मेंटली, मानसिक भी प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक जिसको हिंदी में मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया है, क्योंकि हमें जो सीखने को हमारे दिमाग से भी मिलता है और हमारे समाज, आस पड़ोस से, वातावरण से भी हमें सीखने को मिलता है। जो सीखना है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सीखते ही रहते हो। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना ही हमारा सीखना नहीं होता है। कोई भी चीज, अगर आपने खाना बनाना सीखा है, आपने चलना, मतलब कुछ भी, ठीक है, हर चीज हमारे सीखने में आती है। ठीक है, चलना फिरना तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आ गया। बहुत सारी चीजें जो आपने अपने वातावरण से सीखी हैं, या तो मेंटली सीखी है, सामाजिक रूप से सीखी हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। क्लियर है? और ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब सीखना ये नहीं कि हम कुछ अच्छा ही सीखेंगे, हम कुछ बुरा भी सीख सकते हैं। तो दोनों पहलू हो सकते हैं। सीखना हमारा मे बी पॉजिटिव, धनात्मक भी हो सकता है, अच्छा भी हम सीख सकते हैं, मे बी नेगेटिव, हम गलत भी कुछ सीख सकते हैं, नेगेटिव भी हम कुछ सीख सकते हैं। अब जो एक पॉइंट पर ध्यान देना, जो हमारा सीखना है, लर्निंग इज प्रोसेस। सीखना क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ये रिजल्ट नहीं है किसी चीज का। सीखना क्या है? रिजल्ट नहीं है किसी चीज का। क्या है? ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अधिगम क्या है? प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। क्लियर है? अगला, ये क्या है? सीखना क्या है? यूनिवर्सल है। कहीं से हम कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी हम माहौल से, किसी भी वातावरण से, किसी भी धर्म से, किसी भी लिंग से, किसी भी जाति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह पर रहकर सीख सकते हैं, है ना। या फिर आप सोचो हम स्कूल में ही रहकर सीख सकते हैं, नहीं, आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो। तो ये क्या है? यूनिवर्सल, आप कहीं से भी सीख सकते हो। सीखना हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार चलता रहता है। सीखने से हम क्या है? एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। अगर हम किसी चीज को लर्न कर लेते हैं, किसी चीज को सीख जाते हैं, तो उससे हमें एडजस्टमेंट में सहायता मिलती है। अगला है पर्पजफुल। ये पॉइंट नोट करना, ये आया हुआ था पेपर में। ठीक है ना, जो सीखना है वो हमेशा कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना क्या होता है? हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। जहां पर कोई उद्देश्य नहीं होता है, वहां पर हमारा सीखना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि आ रखा पेपर में। सीखना हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अब वो उद्देश्य अच्छा है या बुरा है, इस टॉपिक पर नहीं जाना, कैसा भी हो सकता है उद्देश्य हमारा, लेकिन सीखना हमारा उद्देश्य पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, प्रयोजन पूर्ण होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी यहाँ तक बात समझे। अधिगम से रिलेटेड जो जो मेन चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। अब अधिगम से रिलेटेड हम आगे और देखेंगे। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसके बहुत सारे वो हैं, चक्कर वगैरह, वक्र हैं, वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। ठीक है।